नमस्कार साथियों। बीपीएससी सेलेक्टर्स के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भूगोल या ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसे अगर आप विजुअलाइज करके समझ कर पढ़ें तो वो दिमाग में छप जाता है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज हम ऐसे ही एक बहुत बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, पर्वतों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में गोता लगाते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्वत की सटीक परिभाषा क्या है। उसके बाद हम इसके चारों मुख्य प्रकारों वलित पर्वत, अवरोधक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अविशिष्ट पर्वत को बारीकी से देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी चर्चा करेंगे कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इन जानकारियों को कैसे पिरोना है। तो चलिए सबसे पहले अपने बेसिक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर पर्वत या माउंटेन्स होते क्या हैं? अब आप सोचेंगे कि जो भी जगह जमीन से उठी हुई है वो पर्वत है, राइट? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ऊंची जगह पर्वत नहीं होती। अगर हम शुद्ध भौगोलिक भाषा में बात करें तो पर्वत द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति यानी सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म का एक शानदार उदाहरण है। किसी भी स्थलाकृति को पर्वत कहलाने के लिए दो बड़ी शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, उसकी न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 600 से 700 मीटर होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ ऊंचाई काफी है? बिल्कुल नहीं। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त है उसका सबसे ऊपरी भाग नुकीला होना चाहिए, जिसे हम चोटी या पीक कहते हैं। अगर ऊपर से सपाट है तो वो पठार बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ऊंचाई और चोटी ये दोनों पर्वत की पहचान है। अब आते हैं पर्वतों के पहले और सबसे प्रमुख प्रकार पर, वलित पर्वत, जिन्हें हम फोल्डेड माउंटेन्स भी कहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी की दो बहुत बड़ी प्लेटें या भूखंड एक दूसरे की तरफ खिसक रहे हैं। जब वो टकराएंगे तो क्या होगा? जाहिर है उनके बीच जबरदस्त दबाव पड़ेगा। इसी दबाव को हम संपीड़न बल या कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। इस भयानक दबाव की वजह से बीच का भूखंड मुड़ जाता है, या कह लें कि उसमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं। अब इस मुड़ने की प्रक्रिया में जो हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है उसे अपनति यानी एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है उसे अभिनति यानी सिंक्लाइन कहा जाता है। बस यही मुड़ा हुआ ऊपर उठा अपनति वाला हिस्सा हमारे वलित पर्वतों का निर्माण करता है ना? कितना लॉजिकल। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो दुनिया के ज्यादातर बड़े और ऊंचे पर्वत इसी कैटेगरी में आते हैं। परीक्षा के नजरिए से इन्हें महाद्वीपों के हिसाब से याद रखना बहुत जरूरी है। अपना महान हिमालय इसी का नतीजा है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, अफ्रीका का एटलस, यूरोप और एशिया को बांटने वाला यूराल पर्वत और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सारे के सारे वलित पर्वत यानी इसी संपीड़न बल के बेहतरीन उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर, अवरोधक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखिए, अवरोधक पर्वतों की कहानी वलित पर्वतों से बिल्कुल उल्टी है। जहां वलित पर्वतों में प्लेटें टकरा रही थीं, वहीं यहां तनाव मूलक बल यानी टेंसाइल फोर्स काम करता है। मतलब भूखंड दो विपरीत दिशाओं में खिंच रहा होता है। अब जब कोई चीज खिंचेगी तो क्या होगा? बीच में दरार या भ्रंश पड़ जाएगा, जिसे अंग्रेजी में फॉल्ट कहते हैं। इस भ्रंशन की प्रक्रिया में जो हिस्सा अपनी जगह पर डटा रहता है और आसपास के धंसने के कारण ऊपर उठा हुआ नजर आता है, वो अवरोधक पर्वत कहलाता है। और जो हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है उसे हम भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां ब्लॉक माउंटेन्स के बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत ही शानदार फैक्ट है। इन दोनों पर्वतों के बीच जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली है ना, उसी के बीच से हमारी नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भी इसी भ्रंशन का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है। अब रुक करते हैं हमारे तीसरे प्रकार की तरफ, ज्वालामुखी पर्वत या वोल्केनिक माउंटेन्स। ये नाम से ही काफी स्पष्ट है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर भयंकर गर्मी है, जहां चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा बहुत ज्यादा दबाव के कारण सतह को फाड़कर बाहर निकलता है तो हम उसे लावा कहते हैं। अब ये लावा जब बाहर आकर ठंडा होता है तो जमने लगता है। बार बार विस्फोट होने और लावा के लगातार जमने से समय के साथ एक बहुत ही ऊंची शंक्वाकार यानी कोन जैसी आकृति खड़ी हो जाती है। बस इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं।
वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ज्वालामुखी पर्वतों के ढेरों प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में माउंट रेनियर और माउंट शास्ता हैं। दक्षिण अमेरिका में कोटोपैक्सी और चुम्बाराजो। अफ्रीका की बात करें तो किलिमंजारो बहुत फेमस है। यूरोप में एटना और विसुवियस। एशिया में जापान का फ्यूजियामा सबको पता ही है। लेकिन भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और वहीं नारकोंडम एक सुषुप्त यानी डॉर्मेंट ज्वालामुखी का उदाहरण है। इस लिस्ट को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी प्रकार पर, अवशिष्ट पर्वत या रेजिजुअल माउंटेन्स। शब्द पर ध्यान दीजिए, अवशिष्ट। इसका मतलब ही होता है बचा खुचा हिस्सा। देखिए, लाखों करोड़ों साल पहले जो पर्वत बहुत विशाल हुआ करते थे, समय के साथ साथ प्रकृति भी अपना काम करती है। पवन, वर्षा और नदियों के लगातार प्रहार से इन पर्वतों की कटाई छटाई होती रहती है। इस घिसने की लंबी प्रक्रिया को हम भूगोल की भाषा में अपर्दन या इरोजन कहते हैं। तो सदियों के इस लगातार कटाव के बाद उस विशाल पर्वत का जो घिसा पिटा और छोटा हिस्सा बच जाता है, उसी को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हमारे भारत का अरावली पर्वत। क्या आप जानते हैं कि अरावली कभी हिमालय जितना ही विशाल रहा होगा? जी हाँ, लेकिन करोड़ों वर्षों के अपर्दन ने इसे आज सिर्फ एक अवशिष्ट पर्वत बना दिया है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का एपेलेशियन पर्वत भी एक बहुत ही प्राचीन और अपरदित पर्वत का बेहतरीन उदाहरण है। तो साथियों, ये तो हो गए पर्वतों के चारों प्रकार। अब देखते हैं कि इस पूरी नॉलेज को अपनी बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए बीपीएससी मेंस में सीधा सवाल आ जाता है कि पर्वत क्या होते हैं, स्पष्ट करते हुए पर्वतों का वर्गीकरण करें। तो अब आपके पास एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर तैयार है। आप शुरुआत करेंगे एकदम सटीक परिभाषा से कि भाई पर्वत सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, न्यूनतम 600 मीटर ऊंचाई और एक स्पष्ट चोटी होनी चाहिए। इसके बाद आप चारों प्रकारों वलित, अवरोधक, ज्वालामुखी और अवशिष्ट को पैराग्राफ्स में बांटकर उनकी निर्माण प्रक्रिया समझाएंगे। और हाँ, विश्व और भारत के एग्जाम्पल्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह का ढांचागत उत्तर आपको मुख्य परीक्षा में शानदार अंक दिलाएगा। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि पर्वतों के प्रकारों और उनकी भौगोलिक प्रक्रियाओं को आज आपने अच्छे से विजुअलाइज कर लिया होगा। याद रखिए, भूगोल रटने का नहीं, समझने का विषय है। अगर आपको आज का ये सेशन काम का लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि सभी की तैयारी मजबूत हो। हम जल्दी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक पूरे फोकस के साथ पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।